ठीक है। सोनभद्र के बाद आप देखिए, अब हम बनाएंगे मध्य प्रदेश के साथ जो जिले बाउंड्री शेयर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश की बाउंड्री बिल्कुल सीधी तो नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ और अंडरस्टैंडिंग इसको हम सीधा ही बना दे रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हो गया आपका सोनभद्र। कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं यहाँ पे। तो सोनभद्र को भी रेड कर दे रहे हैं क्योंकि ये भी एमपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये आपका एमपी है। सोनभद्र के बाद इसको आप चाहो तो यहां से स्टार्ट करो, यहां पर बना लो एक जिला, ये है आपका ललितपुर। ठीक है। ललितपुर से आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला जो जिला है, पहले तो ललितपुर ही है जो एमपी से बॉर्डर टच कर रहा है। उसके बाद आपका झांसी, झांसी के बाद आप देखेंगे अगला महोबा, ये आपका है झांसी। महोबा के बाद है बांदा, बांदा के बाद है चित्रकूट, चित्रकूट के बाद है प्रयागराज, प्रयागराज के बाद है आपका मिर्जापुर। तो महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर। और ये आपका झांसी, झांसी के ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पर है जालौन। यहीं से हमारा यूपी का अगर बॉर्डर देखें तो टर्न हो जाता है इस तरह से। ठीक है। और ये आगे निकल जाता है। तो अब यहाँ पे बना ले, ये है आपका जालौन, ये भी एमपी के साथ बॉर्डर बनाता है। जालौन के बाद है नंबर इटावा। ठीक है। और इटावा के बाद आप देखेंगे आगरा, ये है आपका आगरा। आगरा भी आपका मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाता है। उसके बाद आपका राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। तो मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले हो गए? एक आपका हो गया आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक है। बस सोनभद्र तक, चंदौली शेयर नहीं करता है बॉर्डर। अगर इतना मैप क्लियर प्लीज एक बार कंफर्म कर दें, अगर ये मैप क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दें। ठीक है। यस सर, यस सर, ठीक है। टोटल कितने जिले हो गए ये मध्य प्रदेश के साथ? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, कोई छूट तो नहीं रहा, 11 जिले तो हैं। ठीक है, 11 जिले हैं जो आपके एमपी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। उसके बाद राजस्थान के साथ अगर देखेंगे तो ये आपका आगरा था। इसको अब हम अ, इस कलर से बना दे रहे हैं, ये आपका आगरा था। आगरा के बाद है मथुरा। ठीक है। मथुरा के बाद है अलीगढ़। आगरा, मथुरा, लेकिन राजस्थान के साथ केवल आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा, ये राजस्थान के साथ केवल 2 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं, आगरा और मथुरा। क्योंकि अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? हरियाणा के साथ। आगरा और मथुरा के बाद अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली और सहारनपुर, ये हो गया आपके हरियाणा वाले। ठीक है। इसके बाद मथुरा के बाद कौन कौन सा है? अलीगढ़, ये आपका है अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद आप देखेंगे तो अलीगढ़ के बाद आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के बाद बागपत, बागपत के बाद शामली और फिर सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला। यहाँ पर हो जाएगा शामली और फिर सबसे उत्तर में आपका सहारनपुर। तो ये हो जाएंगे हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले। अगर दिल्ली के साथ पूछा जाए, दिल्ली के साथ कौन कौन से जिले बाउंड्री बनाते हैं, तो गाजियाबाद, बागपत और गौतम बुद्ध नगर। बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, वो हो जाएंगे यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ। तो एक बार बता दें प्लीज, यूपी का बाउंड्री बॉर्डर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग? यूपी का बॉर्डर क्लियर है कि नहीं, प्लीज एक बार बता दें। हरियाणा के साथ हाँ मैंने बता दिया है। ठीक है। अब आप लोग को एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, अगले क्लास से पहले हरियाणा वाले रिपीट कर देंगे। देखिए हरियाणा, हरियाणा नॉर्थ से अगर स्टार्ट कीजिए तो सहारनपुर, शामली, बागपत, उसके बाद आपका आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर
और अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद नहीं है, गाजियाबाद दिल्ली के साथ बॉर्डर बना लेता है, इसलिए गाजियाबाद इंक्लूड मत कीजिएगा। उसके बाद बागपत है, शामली और सहारनपुर। इसमें पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड पता कौन सा है? पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड है मथुरा। ठीक है, मथुरा भी आपका हरियाणा के साथ बाउंड्री बनाता है, ध्यान रखिएगा। मथुरा और आगरा ये दोनों राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं, और मथुरा भी हरियाणा के साथ बाउंड्री बनाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर बंद करते हैं, सर आ गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। आप लोगों को ब्रेक भी चाहिए होगी थोड़ी सी, या रेडी हो आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम लोग हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि आप घर पे ही हो तो ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती होगी, ब्रेक तो आप वैसे भी ले लेते होंगे। हम लोग हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा गुप्ता एज, हम डिस्कस कर रहे थे। एंड गुप्ता एज में हम लोगों ने लास्ट डे गुप्ता एज की इकोनॉमिक डिस्कस करी थी, गुप्त काल की इकोनॉमी, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था। और गुप्त काल की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें हमारे लिए जो बहुत बेनिफिशियल हो जाते हैं, बहुत यूजफुल हो जाते हैं, हम उनकी बात करते हैं। इकोनॉमी में हमने एग्रीकल्चर को डिस्कस किया था। एग्रीकल्चर में क्या चेंजेज आए थे, हमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक पीरियड से दूसरे पीरियड में क्या क्या चेंजेज आते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को हमें समझना है। क्या नई चीज ऐड हो रही है, तो हमने एग्रीकल्चर में देखा था कुछ नई चीज ऐड हो रही है, एनिमल हस्बेंड्री में कुछ नई चीजें ऐड हो रही हैं, इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य और व्यापार। वाणिज्य और व्यापार में हमने दो पार्ट डिस्कस किया था। एक था हमारा रोमन एम्पायर के साथ व्यापार का डिक्लाइन होगा, रोमन एम्पायर के साथ व्यापार का डिक्लाइन होगा, जिसकी वजह से भारत में गोल्ड कम आएंगे, है ना, गोल्ड कम आएंगे भारत में। और हमारे यहाँ गोल्ड में इम्प्यूरिटीज बढ़ रही है, ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब जब हिस्टोरियंस ने जब गोल्ड कॉइन की स्टडी करी, गुप्ता पीरियड में जब गोल्ड कॉइन की स्टडी करी उन्होंने, तो देखा कि लेटर फेज में इम्प्यूरिटीज बढ़ रही है, अशुद्धि बढ़ रही है। तो उन्होंने रीजन ढूंढा क्यों अशुद्धि बढ़ रही है। तो रीजन अशुद्धि बढ़ने के पीछे का ये था कि हमारे पास गोल्ड का इनफ्लो कम हो रहा है, भारत की तरफ आने वाले जो गोल्ड थे उसको हम इनफ्लो कहते हैं, तो गोल्ड का इनफ्लो भारत के अंदर कम हो रहा है। मतलब यहां पर कॉन्सेप्ट हमें समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है। हिस्टोरियंस ने गुप्ता एज के पीरियड की स्टडी करी, गोल्ड कॉइन की स्टडी करी, तो उन्होंने देखा कि लेटर गुप्ता एज के लेटर पार्ट में, अंतिम काल में गोल्ड कॉइन में इंप्यूरिटीज बढ़ रही है, अशुद्धि बढ़ रही है। तो उन्होंने सोचा अशुद्धि क्यों बढ़ गई, तो उनको रीजन ये पता चला कि अशुद्धि जो इंप्यूरिटीज बढ़ने का रीजन है वो ये है कि गोल्ड का इनफ्लो कम हो रहा है, इनफ्लो कम हो रहा है, भारत में गोल्ड कम आ रहा है। तो उन्होंने ढूंढा भारत में गोल्ड कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं कम, तो इसका रीजन था रोमन डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाना। तो रोमन डायनेस्टी के डिक्लाइन की वजह से भारत में गोल्ड का इनफ्लो कम हो गया, गोल्ड का आयात कम हो गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ गोल्ड की कमी हो गई और सिक्कों में इंप्यूरिटीज बढ़ने लगी। इसके अलावा हमने देखा कि हमने कुछ नए ट्रेड पार्टनर्स भी ढूंढे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स का डिक्लाइन हुआ, कंप्लीट डिक्लाइन नहीं हुआ है। हमारे यहाँ हमने कुछ नए ट्रेड पार्टनर्स ढूंढे हैं। जैसे रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद रोमन एम्पायर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर।
पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो हमारे ट्रेड रिलेशनशिप हमने पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ स्टैब्लिश किए। इसके अलावा अफ्रीका भी हमारा ट्रेड पार्टनर था, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हमारे ट्रेड पार्टनर थे, एंड चाइना के साथ हमने ट्रेड स्टैब्लिश किया। लेकिन इस ट्रेड की वो वैल्यू नहीं थी जो रोमन एम्पायर के साथ हमारा ट्रेड होता था, उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो ये हमने ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ पोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं, कुछ पत्तन, व्यापारिक बंदरगाह या पत्तन की बात हम कर लेते हैं। तो पोर्ट्स वही सारे थे जो हमारे लेटर मॉरियन एज में थे, जो हमारे लेटर मॉडर्न एज में हमने कुछ पोर्ट्स की बात करी थी, वही सारे पोर्ट्स थे। यहां पर कुछ नए पोर्ट्स ऐड हो गए, जैसे कि बंगाल में ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति TAMRALIPTI, बंगाल में एक नया पोर्ट ऐड हुआ है हमारे पास, उसको हम कहते हैं ताम्रलिप्ति। तो कई बार ताम्रलिप्ति से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो आपने लेटर मॉरियन एज में जो आपने पोर्ट्स पढ़े थे, जो पोर्ट्स आपने लेटर मॉडर्न एज में पढ़ा था, वही पोर्ट्स यहां भी हैं। कुछ नए पोर्ट्स हमने ऐड किए हैं, जैसे बंगाल में ताम्रलिप्ति। अब ये ध्यान रखना है, जो बंगाल वाले पोर्ट्स हैं, उनसे जो हमारा व्यापार होता है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन और चाइना के साथ होता है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ, और चाइना के साथ जो हमारे व्यापार होते हैं उसमें ताम्रलिप्ति सबसे इंपोर्टेंट पोर्ट्स। ये थी हमारी गुप्ता पीरियड की इकोनॉमी। गुप्ता पीरियड की इकोनॉमी को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारे पार्ट है वो है गुप्ता पीरियड की सोसाइटी, गुप्त साम्राज्य का समाज। देखो, सोसाइटी में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी है। दो चार पांच चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो हमें समझ लेना है। पहली चीज, एसिमिलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स। एसिमिलेशन ऑफ, एसिमिलेशन ये हमने लेटर मॉरियन एज में भी पढ़ा था। ध्यान रखना है आपको कि लेटर मॉरियन एज की सोसाइटी में हमने 2 पॉइंट्स लिखे थे, वही दोनों पॉइंट्स यहां भी आ जाएंगे, क्योंकि वो चीजें जो लेटर मॉरियन एज से स्टार्ट हुई थी वो यहां पर भी कंटिन्यू चल रही है। तो हमने 2 पॉइंट वहां पर डिस्कस किए थे। अरे लिखना है आपको, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको नोट डाउन करना है। सोसाइटी, सोसाइटी की बात करनी है हमें। सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स, सोसाइटी की विशेषताएं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एसिमिलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स, बड़ी संख्या में विदेशियों का समामेलन। एसिमिलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स, बड़ी संख्या में विदेशियों का समामेलन। ये हमने लेटर मॉडर्न एज में भी डिस्कस किया था, लेटर मॉडर्न एज में भी यही सारी बातें थी, वो चीज यहां कंटिन्यू हो रही है। और दूसरा, एसिमिलेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इनटू इंडियन सोसाइटी, जनजातीय समुदायों का भारतीय समाज में समामेलन। ये पॉइंट्स हमने लेटर मॉडर्न एज में भी डिस्कस किया था, यही पॉइंट्स यहां भी आएंगे। विदेशी जो भारत में आ रहे हैं उनको भारतीय समाज में प्लेस देनी है, और जो जनजातीय लोग ऐड हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, विदेशी बाहर से भारत में आ रहे हैं और जनजातीय जो पीपल हैं, ट्राइबल पीपल हैं, वो यहीं पर है, यहीं के रहने वाले हैं। तो इन दोनों का भारतीय समाज में समामेलन हो रहा है, मतलब इनको हमने भारतीय समाज में इंक्लूड किया है, ऐड किया है। तो फिर से मैं एक बार और डिस्कस बता देता हूं आपको कि हमने कुछ लोगों को सेकेंड क्लास का क्षत्रिय बनाया, रेस्ट ऑफ द पीपल को हमने शूद्र क्लास में इंक्लूड किया। सम पीपल्स, कुछ लोग हैव बीन इंक्लूडेड इन सेकेंड क्लास ऑफ क्षत्रिय, द्वितीय वर्ग के क्षत्रिय, और कुछ शूद्र वर्ग में इंक्लूड किए गए।
हमारा पर्पस क्या था? हमारा पर्पस था प्रोडक्शन बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना। तो उत्पादन बढ़ाने का काम जो कर रहे थे वो वैश्य और शूद्र क्लास के लोग कर रहे थे, इसलिए उनको इस जगह पर डाला गया। यहां पर की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऐड हुई है वो हमें ध्यान रखना है। जैसे एक नया वर्ग यहां पर डेवलप हुआ है, वो है हमारा कायस्थ वर्ग। तो लिखना है हमें, फर्स्ट टाइम याज्ञवल्क्य स्मृति मेंशन्ड कायस्थ कास्ट। फर्स्ट टाइम याज्ञवल्क्य, YAGVALKYA, YAGVALKYA, याज्ञवल्क्य स्मृति, SMRITI, स्मृति मेंशन्ड कायस्थ कास्ट। कायस्थ जाति का उल्लेख सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ है। याज्ञवल्क्य, मुझे उम्मीद है कि आप लिख लोगे सही से। कायस्थ जाति का उल्लेख सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ है। एक बुक है याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसमें पहली बार कायस्थ जाति, ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, ये हमें ध्यान रखना है कि आगे कई हो सकता है कहीं पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो एक बार प्रॉपर तरीके से हम गुप्त काल के समाज को देखते हैं। देखो, गुप्त काल के समाज की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता थी हमारी विदेशियों का, विदेशी भारत में आ रहे थे तो उनको कहाँ रखोगे आप, किस जगह पे रखोगे? और जो जनजातीय लोग ऐड हो रहे थे सोसाइटी के अंदर, उनको आप कहाँ रखोगे? तो उनको हमने अलग अलग प्लेस दी है, अलग अलग हमने जगह दी है। इसके अलावा यहाँ पर एक नई चीज ऐड हो रही है, वो है कायस्थ वर्ग। कायस्थ एक जाति के रूप में यहाँ पर पहली बार भारतीय समाज में ऐड हुए हैं, और उनके बारे में जो हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है याज्ञवल्क्य स्मृति से। इसके अलावा अगर हम सोसाइटी की बात करें, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कुछ विशेषताएं थी इस पीरियड की समाज की। इसके अलावा अब हमारा समाज, जब भी हम समाज की बात करते हैं, जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं, तो समाज में हम पढ़ते हैं वही चार वर्ग के रूप में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्राज। इन चार वर्ग को हम पढ़ते हैं। अब सबसे ऊपर है हमारे ब्राह्मण। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में मैं बहुत आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। इन चीजों को अगर आप समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ब्राह्मण, बहुत पहले से हमने देखा है कि जो ब्राह्मण थे वो पढ़ने, पढ़ाने, यज्ञ करने एंड यज्ञ करवाने, उनका जो वर्क था, रीडिंग, स्टडी, यजना, है ना, ये सब काम वो करते थे। लेकिन समय के साथ उनके ऑक्यूपेशन में चेंज आ रहा है। तो क्या है यहाँ पर, पहली बार फिर से एक क्वेश्चन यूपीएससी ने जो पूछा था, यहाँ पर हमें ब्राह्मण कुछ अलग अलग काम करते हुए ब्राह्मण दिखाए गए हैं। जैसे एक लाइन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, द हीरो ऑफ मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम एक बुक है, MRICHHKATIKAM, द हीरो ऑफ मृच्छकटिकम, MRICHHKATIKAM, कॉमा चारु दत्त, CHARUDUTTA, CHARUDUTTA, was a Brahman by caste and Sarthva by his occupation. सार्थवाह मैंने पहले भी आपको लिखवाया है। was a Brahman by caste and Sarthva by his profession. हिंदी में लिखेंगे, मृच्छकटिकम का नायक, मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त जाति से ब्राह्मण तथा पेशे से सार्थवाह था। सार्थवाह वो होते हैं जो व्यापार करते हैं। तो मतलब हमें यहां समझना है कि जैसे कि ब्राह्मण है,
तो ब्राह्मण के लिए बहुत पहले ही एक ऑक्यूपेशन डिसाइड कर दिया गया कि जो ब्राह्मण होंगे वो स्टडी, टीचिंग्स, यजना, ये सब काम वो करेंगे। बट यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं कि ब्राह्मण ने कुछ और ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दिया है। अब ऑक्यूपेशन क्यों स्टार्ट कर दिया है? क्योंकि उनके पास कुछ प्रॉब्लम रही होगी या उन्होंने कुछ नया करने का सोचा होगा। इसकी वजह से ब्राह्मणों ने कुछ नया ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया। तो ब्राह्मण अब व्यापार भी कर रहे हैं और इसका एविडेंस हमें एक बुक से मिलता है, जिस बुक का नाम है मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम बुक के जो एक्टर हैं, जो नायक हैं, चारुदत्त, उनके बारे में कहा गया है कि वो व्यापारी हैं, सार्थवा है, व्यापारी है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है यूपीएससी का। तो ब्राह्मण ने अदर ऑक्यूपेशन को भी यूज करना स्टार्ट कर दिया, अदर ऑक्यूपेशन को भी उन्होंने अपनाया। इसी तरह सारी जातियों में होगा, यहाँ पर सारी जातियों के जो लोग होंगे वो अलग ऑक्यूपेशन को अपनाएंगे। तो ब्राह्मणों के अलावा जो सेकेंड क्लास थी हमारी यहाँ पर आ गई, वो क्षत्रिय। क्षत्रिय, अब क्षत्रिय का जो अपना काम है वही काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जो किंग होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण या क्षत्रिय से ही बिलोंग करें, वो क्षत्रिय से बिलोंग करें, वो जरूरी नहीं है। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर वो योग्यता होती है, क्वालिटी होती है, तो वो किंग बन सकता है। तो ब्राह्मण, ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय। क्षत्रिय में हमने यहाँ पर एक नई चीज ऐड करी, वो है सेकेंड क्लास ऑफ क्षत्रिय। ये सारे चेंजेस हैं जिनको हमें समझना है। ब्राह्मण, ब्राह्मणों में हमने यहाँ एक्सप्लेन किया कि ब्राह्मणों ने कुछ अलग जातियों के ऑक्यूपेशन को भी अपनाया। ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय। यहाँ पर क्या हुआ, हमें क्षत्रिय में एक नई चीज देखने को मिली। पहली चीज कि वो कॉन्सेप्ट अब खत्म हो रहा है कि क्षत्रिय ही किंग बनेंगे, ये कॉन्सेप्ट अब खत्म हो रहा है। बिकॉज गुप्त किंग आर वैश्य, मतलब गुप्त जो राजा थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो वैश्य क्लास से बिलोंग करते थे। तो अगर किसी व्यक्ति में योग्यता है तो वो किंग बन सकता है, जरूरी नहीं है कि किंग जो होंगे वो क्षत्रिय ही बनेंगे। तो क्षत्रिय, क्षत्रिय के बारे में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्षत्रिय क्लास ही किंग बनेंगे, ये क्षत्रिय वर्ग ही राजा बनेंगे, ये है। दूसरी चीज कि हमने एक नया क्लास यहाँ पर डेवलप किया, सेकेंड क्लास ऑफ क्षत्रिय। क्षत्रिय ऑफ सेकेंड क्लास, मतलब जो बाहर से फॉरेनर्स आ रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को हमने क्षत्रिय बनाया। थर्ड जो क्लास है हमारी वो है वैश्य क्लास। वैश्य क्लास जो हमेशा से काम करते थे वो अब भी कर रहे हैं। उनका काम है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारा ऑक्यूपेशन वैश्य का है। एंड यहाँ पर फोर्थ जो क्लास है हमारे वो शूद्र क्लास है। इनकी संख्या, यहाँ पर इनमें एक नई चीज ऐड हो रही है कि इनकी संख्या बढ़ रही है। क्यों संख्या बढ़ रही है? क्योंकि फॉरेनर्स एंड ट्राइबल पीपल्स को इस क्लास में डाला गया है। तो शूद्र क्लास के जो लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये सोसाइटी का एक डिवीजन है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों में कुछ नई चीजें, यहाँ पर कुछ नई चीजें ऐड हो, जो नई चीजें ऐड हो रही हैं हमें उनको समझना है। ब्राह्मण जो अपना काम पहले से करते थे, इसके अलावा उन्होंने कुछ नया ऑक्यूपेशन किया। क्षत्रिय, क्षत्रिय के जो काम थे उसमें कुछ नए चेंजेस हमें यहाँ पर हुए हैं। वैश्य, इस वर्ग में कोई खास चेंज नहीं हुआ। शूद्र, इस वर्ग में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। एक तो देखो, एक तो उनकी संख्या बढ़ गई है, तीसरा वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, तो उनमें से कुछ की स्थिति, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी हो गई है। उनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, वो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई है। इसके अलावा इस समय सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें कहा गया था अनटचेबल्स, अछूत या अस्पृश्य, अनटचेबल्स। तो अनटचेबल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन फाहियान से भी मिलती है ना, ध्यान रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। ये देखो, ये फाहियान, ये हुएनसांग, इन्होंने जो बातें कही है उनको याद रखना है अच्छी तरह से, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस वालों को इनसे बहुत प्यार होता है। ये बाहर के लोग जो आके बोल के चले गए है ना, इनको, इनकी बातों को थोड़ा सा हमें अलग अलग जगह पर ध्यान रखना होता है। तो जैसे फाहियान कहता है, फाहियान कहता है कि अनटचेबल्स भारत में बहुत ज्यादा थे, है ना, जो अनटचेबल्स होते थे वो बहुत ज्यादा भारत में होते थे।
तो अनटचेबल्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति। तो आप देख लो कि महिलाओं की स्थिति में स्लाइट डिक्लाइन आया है, छोटी सी गिरावट यहां पर हुई है, एक छोटी सी गिरावट हुई है, एक स्लाइट डिक्लाइन आया यहाँ पर महिलाओं की स्थिति में, स्टेटस ऑफ वुमेन। ये हमारी सोसाइटी थी। एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर और हमें ऐड कर लेना है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले पीरियड में जो हमारी चार वर्ण है, चार जो जाति है हमारी, उनमें कुछ जाति ऐसी थी जैसे शूद्र क्लास के लोग, उनको जो रिलीजियस बुक्स होती थी वो पढ़ने की परमिशन नहीं थी या वो सुनने की परमिशन नहीं थी। लेकिन इस पीरियड में उन्हें रिलीजियस बुक्स पढ़ने की और सुनने की परमिशन दी गई है। ध्यान रखना है हमें, एक चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंज है। इससे पहले वाले पीरियड में, लेटर मॉडर्न एज में, जो शूद्र क्लास के लोग थे उन्हें रिलीजियस बुक को पढ़ने और सुनने की परमिशन नहीं थी। लेकिन इस पीरियड में एक चेंज हुआ कि उन्हें रिलीजियस बुक्स को पढ़ने की और सुनने की परमिशन मिली। ये था हमारा गुप्त काल की सोसाइटी, गुप्त काल का समाज। नेक्स्ट पार्ट है हमारा गुप्त काल का रिलीजन, गुप्त काल का धर्म। गुप्त काल का धर्म, तो गुप्त काल के धर्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान रखना है। कुछ चीजों को हम प्रॉपर से पॉइंट के फॉर्मेट में समझ लेते हैं। अगर उन चीजों को आप समझ लोगे तो बहुत आसान होगा। अगर धर्म की बात करेंगे तो पहली चीज जो धर्म में फर्स्ट चीज आएगी वो होगा रिवाइवल ऑफ वैदिक रिलीजन, वैदिक धर्म का पुनरुत्थान। रिवाइवल ऑफ वैदिक रिलीजन, वैदिक धर्म का पुनरुत्थान, ये आपको पता ही है, आपने पढ़ा ही है, वैदिक धर्म का पुनरुत्थान। और अगर वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होगा तो क्या क्या चीजें उसमें ऐड हो जाएंगी? यज्ञ, यजना, यजना, भक्ति, भक्ति। ध्यान रखना है, रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स, वैदिक रिलीजन का रिवाइवल हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है, पुनरुत्थान हो रहा है। जब वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होगा तो क्या होगा? यज्ञ सिस्टम डेवलप हो गया। आपने देखा कई सारे राजाओं ने यज्ञ किए, बड़े बड़े यज्ञ किए गुप्त राजाओं ने। तो यज्ञ, यज्ञ के अलावा भक्ति, भक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम भक्ति डिस्कस करेंगे। यज्ञ और भक्ति में क्या डिफरेंस है आपको पता भी होगा। अगर हम रिचुअल के साथ परफॉर्म करें, अनुष्ठान करते हैं, भगवान को याद करने के लिए अगर हम बड़े अनुष्ठान करते हैं तो वो यज्ञ है। और अगर हम इंडिविजुअली गॉड को बिना किसी रिचुअल के याद करते हैं तो वो है भक्ति। ये छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना है हमें, यज्ञ और भक्ति में डिफरेंस। भगवान को याद करने के लिए अगर हम रिचुअल अनुष्ठान करते हैं तो वो यज्ञ है, और भगवान को हम इंडिविजुअली याद कर लेते हैं बिना किसी रिचुअल के, बिना किसी अनुष्ठान के, दैट इज भक्ति। आप घर में बैठ के पूजा कर लेते हो जिसमें किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती है तो वो भक्ति है। और अगर आप अनुष्ठान करते हो तो अनुष्ठान करना आपको आता नहीं है, इसलिए आप एक मेडिएटर को ढूंढते हो, जो मेडिएटर पंडित होते हैं। तो जब आप अनुष्ठान करते हो तो उतने अनुष्ठान आपको पता नहीं है क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो उस चीज में, तो एक मेडिएटर की जरूरत होती है, तो आप वहां पर एक पंडित को बुलाते हो। वो क्या है? वो यज्ञ हो जाता है उसमें। और जब आप खुद भगवान को याद करते हो उसमें किसी अनुष्ठान की जरूरत, जैसे ही अनुष्ठान को खत्म करते हैं हम, तो क्या होता है वहां पर हमें मेडिएटर की नीड नहीं होती है, दैट इज भक्ति। तो ये डिफरेंस है। तो गुप्त काल में दोनों सिस्टम था, ये ध्यान रखना है। मेरे समझाने का मतलब यहाँ पर ये था कि गुप्त काल में दोनों चीजें थी, यजना एंड भक्ति।
वर्शिप विद रिचुअल्स इज यजना और वर्शिप विदाउट रिचुअल इज भक्ति। तो यहां पर यज्ञ और भक्ति दोनों थे। इसके अलावा यहां पर कुछ नई चीजें ऐड होती है, जैसे आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा जैसे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेम्पल्स, मंदिर। पहली बार हमने यहाँ पर क्या किया है, मंदिर बनवाए हैं। या हो सकता है हमने पहले भी मंदिर बनाए होंगे, लेकिन जो हमारे पास एविडेंस है वो इसी काल के हैं, इसी पीरियड के हैं। तो क्या हुआ हमारा, टेम्पल्स, हमने भगवान के लिए एक अलग घर बनवाया। आप ये समझ लो, भगवान के लिए हमने एक अलग घर बनवाया, जो घर क्या है, मंदिर है। तो आइडल वर्शिप, टेम्पल्स, एक नई चीज यहां पर और ऐड हो रही है, वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकारनेशन, अवतारवाद की अवधारणा। अवतारवाद, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकारनेशन, अवतारवाद की अवधारणा। अवतारवाद, ये कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पीरियड के रिलीजन की, इस पीरियड के धर्म की। अब हम इस पीरियड में धर्म को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो जो हमारा सबसे इंपोर्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा वैष्णविज्म, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म, अगर आप वैष्णव धर्म की बात करते हो तो उसमें गॉड विष्णु और उनके इनकारनेशन की बात हो रही है। भगवान विष्णु और उनके अवतार। भगवान विष्णु और उनके अवतार। यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखना है कि वैष्णव धर्म और भागवत धर्म, इससे पहले हमने भागवत धर्म के बारे में पढ़ा था, तो विष्णु और कृष्ण एक हो गए, मतलब कृष्ण को विष्णु का एक इनकारनेशन बना दिया गया, वो अवतार बना दिया गया। तो क्या हुआ, भागवत धर्म वैष्णविज्म से जुड़ गया। भागवत धर्म जो था वो वैष्णविज्म से जुड़ गया और कृष्ण विष्णु के एक इनकारनेशन हो गए। कृष्ण या वासुदेव जिन्हें आप कहते हो, वो विष्णु के एक इनकारनेशन। एक चीज, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पर, आप विष्णु के 10 अवतार हैं, इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता होगा, वो आप समझ सकते हो। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है कि विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं। पीसीएस में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं उनको 10 लिखा नहीं रहा हूं। मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम या सारे बच्चे 10 अवतार के बारे में जानते होंगे कि 10 अवतार कौन कौन से हैं, और अगर आप नहीं जानते हो तो मैं लिखवा सकता हूं आपको, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जानते हो। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में जो पूछ सकता है, ये नहीं पूछेंगे क्वेश्चन कि कौन सा विष्णु के अवतार में से नहीं है, हाँ उनका एक ऑर्डर होना चाहिए, ये लिखवाना है विष्णु के 10 अवतार। किसी को पता है आप में से विष्णु के 10 अवतार? विष्णु के 10 अवतार आप में से किसी को पता है भाई? देखो मैं एक सॉल्यूशन देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। विष्णु के 10 अवतार आप एक बार गूगल पे सर्च करो, विष्णु के 10 अवतार, और वहां पर विष्णु के 10 अवतार आपको मिल जाएंगे। एक बार आप सर्च करने की कोशिश करो और वहां से उनका नाम आप लिख लेना, और अगर नहीं मिला तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको नाम लिखा दूंगा। विष्णु के 10 इनकारनेशन, 10 अवतार। तो यहां पर अवतारवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकारनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां पर एक दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें लिख लेना है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है स्टेटमेंट के रूप में, एक इंस्क्रिप्शन है, एक अभिलेख है जिसे हम कहते हैं गंगधर इंस्क्रिप्शन। गंगधर, GANGADHAR, गंगधर इंस्क्रिप्शन। गंगधर इंस्क्रिप्शन में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। विष्णु इज कॉल्ड
मधुसूदन इन गंगधर इंस्क्रिप्शन। विष्णु इज कॉल्ड मधुसूदन, विष्णु को गंगधर अभिलेख में, गंगधर GANGADHAR, गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। अब देखो, हमने पहला जो हमारा सेक्ट यहां पर है वैष्णव, सबसे पॉपुलर है वैष्णव सेक्ट। वैष्णव सेक्ट में इंपॉर्टेंट क्या है? विष्णु, विष्णु और उनकी इनकारनेशन। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया है कि विष्णु और उनके अवतार होते हैं। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या करी, कृष्ण को रिलेट कर दिया, वासुदेव को रिलेट कर दिया है यहाँ पर हमने विष्णु के साथ। और कृष्ण के लिए ही एक वर्ड यूज किया गया है मधुसूदन, लेकिन गंगाधर इंस्क्रिप्शन में जो मधुसूदन वर्ड है वो हमने विष्णु के लिए किया है, यूज किया है। यहां पर विष्णु के साथ साथ उनके वाहन गरुड़ की भी वर्शिप होती है। विष्णु के साथ उनके वाहन गरुड़, गरुड़, आपने ये सारी बातें आपको पता ही होंगी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें। तो विष्णु, और जैसे कि आपने देखा समुद्रगुप्त के क्वाइन पर गरुड़ की पिक्चर बनी हुई है, जिसे हमने गरुड़ टाइप क्वाइन कहा था। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि गॉड की वर्शिप के साथ साथ उनके जो वाहन हैं उनकी भी वर्शिप हो रही है। तो देखो, इसमें एक चीज ऐड होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पहले नहीं पूछा गया है एग्जाम में। ये क्या है? ये बायोडायवर्सिटी को रिलेट करता है। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता को कैसे रिलेट करता है? मैंने आपसे लेटर मॉरियन एज में बताया था कि जब हमने बैलों की बड़ी मात्रा में बलि दी तो हमें एग्रीकल्चर में बैलों की जरूरत हुई। अब जब ये कहा जाएगा कि बैलों को मारना नहीं है तो लोग सामान्य तरीके से नहीं सोचते हैं। तो क्या होगा, हमने क्या किया, बैलों को हमने शिव जी से रिलेट कर दिया, गॉड शिव से हमने रिलेट कर दिया, हमने उनका नाम रख दिया नंदी। अब क्या हुआ, जो बैल हो गए वो शिव से रिलेटेड हो गए। तो हमने बैलों को बचाने के लिए उन्हें धर्म से रिलेट कर दिया। इसे एक तरह से हम बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन भी कहते हैं, जैव विविधता का संरक्षण। ये ध्यान रखना है। कभी भी अगर बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मेंस में कोई टॉपिक ऐसा आता है, तो आप इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी एनिमल को गॉड से रिलेट करना, गरुड़ को हमने गॉड से रिलेट किया। क्यों किया गरुड़ को? क्या करने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी गरुड़ को गॉड से रिलेट करने की? तो इन जानवरों की कमी होने लगी थी, इनको मारा जा रहा था बहुत ज्यादा, इन पक्षियों को। तो हमने क्या किया, उन्हें बचाने के लिए हमने उन्हें गॉड से रिलेट कर दिया। तो इसे क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण। तो ये सारी चीजें, ये जो देखो, गुप्ता काल के जो लोग थे वो कई मामलों में बहुत प्रोग्रेसिव थे। आप देखोगे कई जगह पर, आप जब भी कभी शांति से सोचोगे गुप्त काल के बारे में तो आप सोचोगे कि वो बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाले लोग थे। तभी गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है। स्वर्ण काल इसलिए नहीं कहा गया है कि वहां पर सोने के सिक्के बहुत ज्यादा थे, सबसे बड़ी मात्रा में गोल्ड कॉइन उन्होंने ही चलाए थे, इसलिए नहीं है। वहां पर बहुत सारे बड़े हाई थिंकिंग के लोग थे जिन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में सोचा है। तो गॉड विष्णु के वाहन के रूप में हमने गरुड़ की वर्शिप स्टार्ट कर दी। और कई सारे राजाओं ने, जैसे समुद्रगुप्त जैसे राजाओं ने अपने क्वाइंस पर गरुड़ की पिक्चर भी बनवाई है। तो वैष्णव धर्म यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे राजाओं ने परम भागवत की टाइटल ली है। परम भागवत, जैसे हमने देखा कि समुद्रगुप्त ने परम भागवत की टाइटल ली है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने परम भागवत की टाइटल ली है। ये दो ऐसे रूलर हैं जिन्होंने परम भागवत की टाइटल ली है। ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, परम भागवत की टाइटल। अब परम भागवत की टाइटल हम कुमार गुप्त को नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज कुमार गुप्त कार्तिकेय के फॉलोअर थे, है तो वो वैष्णविज्म से रिलेटेड हो जाते हैं। तो हम यहां पर परम भागवत में दो राजाओं का नाम बताएंगे, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। इन्होंने परम भागवत की टाइटल ली है। तो मतलब यहां पर वैष्णव धर्म सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ और विष्णु के साथ कई तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स, कई तरह की विशेषताएं हमने यहां पर ऐड कर दी।
दूसरा जो हमारा सेक्ट है यहाँ पर वो है सैविज्म, शैव धर्म। अब यहाँ पर विष्णु के साथ शिव और उनके इनकारनेशन की भी बात होगी। शिव और उनके इनकारनेशन, जैसे मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं, जैसे कि एक बुक है हमारी, उन्हें हम कहते हैं वामन पुराण, WAMAN, वामन पुराण, PURAN। इस वामन पुराण में शैव धर्म के 4 सेक्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन मिलती है। 4 सेक्ट ऑफ सैविज्म, शैव धर्म के 4 संप्रदाय, शैव धर्म के 4 संप्रदाय, शैव धर्म के 4 संप्रदाय। इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? हमें मिलती है वामन पुराण से। 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? शैव, SHAIV, शैव, पाशुपत, PASHUPAT, शैव पाशुपत, कपालिक, KAPALIK, कपालिक, एंड कालामुख, KALAMUKH। मतलब शैव धर्म के 4 सेक्ट हो गए, 4 अलग अलग संप्रदाय हो गए, शैविज्म के अंदर संप्रदाय हो गए। शैव जो पूरी तरह से शिव की वर्शिप करते थे, इसके अलावा पाशुपत जो शिव का एक अवतार माना गया है, शिव के एक इनकारनेशन के रूप में उन्हें देखा गया है, पाशुपत। और इसी तरह से कुछ और अलग अलग तरह के लोग थे जिन्हें कापालिक और कालामुख के रूप में बताया गया है। इनमें जो सबसे लास्ट का था वो कापालिक है ना, वो उनके बारे में आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स कभी कभी PCS में एग्जाम ऐसे पूछ देते हैं कि कुछ शैव धर्म के ऐसे लोग हैं जो शमशान घाट में रहते हैं, शरीर पे, बॉडी पे एस जो राख रहती है वो लगाते हैं, या इस तरह की चीजें करते हैं। वो कौन होते हैं? कापालिक, कालामुख होते हैं। कालामुख, या जिन्हें कई बार अघोड़ी भी कहा गया है ना। तो ये जो है वो 4 जो है वो शिव शैव धर्म के अलग अलग सेक्ट हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, और इनकी इंफॉर्मेशन हमें वामन पुराण से फर्स्ट टाइम मिलती है। वामन पुराण। इसके अलावा इस समय शिव की जो वर्शिप होती थी वो शिव की मूर्ति बनाई जाती थी, मतलब आइडल वर्शिप, शिव की मूर्ति। दूसरी लिंग वर्शिप, लिंग पूजा के रूप में, लिंग पूजा के रूप में। और हमने शिव के लिए टेम्पल्स भी बनवाए, शिव के लिए हमने टेम्पल्स भी बनवाए, हमने मंदिर भी बनवाए, जिसमें से 2 मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मंदिर के बारे में आगे भी करवाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम 2 मंदिर लिख लेते हैं। शिव के लिए हमने मंदिर बनवाए हैं। जैसे पहला मंदिर है हमारा, उसे हम कहते हैं नाचना कुठार। मैं आगे लिखवाऊंगा इसको अच्छी तरह से, कहाँ है, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, किस स्टेट से रिलेटेड है। लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ लिख लेते हैं शिव के लिए 2 इंपोर्टेंट टेम्पल्स है हमारे पास। नाचना, नाचना, नाच, NACHANA, नाचना कुठार, KUTHAR, नाचना कुठार, NACHANA, नाचना कुठार, KUTHAR। एंड दूसरा है हमारा भूमरा, BHOOMARA, भूमरा। ये 2 जगह है, स्पेस है, ये 2 प्लेसेस हैं जिनके बारे में हम अलग से एक बार पढ़ेंगे कि ये सारे मंदिर कहाँ हैं और किस राज्य से रिलेटेड है। ध्यान रखना है, जो हमने यहाँ पर कई सारे टेम्पल्स बनवाए हैं, उनमें से जो टेम्पल्स अभी बचे हुए हैं, बहुत सारे टेम्पल खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन जो टेम्पल बचे हुए हैं उनमें 2 टेम्पल हमारे पास इंपोर्टेंट है जो शिव से रिलेटेड है। वो है नाचना कुठार एंड दूसरा है भूमरा, BHOOMARA, भूमरा। सर भूमरा जगह का नाम है या मंदिर का नाम है? जगह से रिलेटेड ही है, मंदिर का नाम नहीं होता है, वो जगह का ही नाम होता है ना, वो जगह का ही नाम है। भूमरा का शिव मंदिर, शिव टेम्पल ऑफ भूमरा हम उसे कहते हैं। ये मैं सारा आपको टेम्पल अलग से करवाऊंगा, यहाँ सिर्फ मैंने वहां पर मैं डिफरेंस नहीं करूंगा कि कौन शिव का है और कौन विष्णु का है। तो यहाँ पर जो शिव का टेम्पल है वो मैंने आपको लिखा दिया है। हम आगे टेम्पल और प्लेस के साथ, मतलब किस राज्य के साथ रिलेटेड है, वो सब हम आगे करेंगे आर्ट एंड कल्चर में।
इसके अलावा जो शिव की यहाँ पर वर्शिप हुई है वो एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शिव में दिखता है, जिसे हम कहते हैं अर्धनारीश्वर, जिसमें आधा शिव और आधा पार्वती है। ऐसे वैष्णव धर्म में नहीं है। वैष्णव धर्म में शिव और लक्ष्मी, सॉरी, विष्णु और लक्ष्मी को एक साथ नहीं दिखाया गया है, कहीं भी उन दोनों को एक साथ नहीं दिखाया गया है। इस चीज की इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ और सिर्फ शैव धर्म में ही मिलती है, जिसे हम कहते हैं अर्धनारीश्वर, जिसमें आधे शिव और आधी पार्वती है। इसके अलावा कुछ नई चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती है, जैसे एक ही मूर्ति में शिव और विष्णु दोनों, शिव एंड विष्णु इन वन स्टैच्यू, इसे हम कहते हैं हरिहर। हरिहर, एक ही मूर्ति में शिव और विष्णु दोनों का होना, जिसे हम उस मूर्ति को हम कहते हैं हरिहर, HARIHAR, हरिहर। देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हरिहर को समझने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ कि आप ऐसे हम अनुमान लगाते हैं, हम गेस करते हैं कि हुआ क्या होगा। तो शिव धर्म के भी फॉलोअर हैं, वैष्णव धर्म के भी फॉलोअर हैं, और दोनों में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ गए होंगे, दोनों में कुछ विवाद हो गया होगा। तो ये बताने की कोशिश करी हो गई होगी कि शिव और विष्णु दोनों एक ही है। तो एक ही मूर्ति में शिव और विष्णु को बनाना, ये कहा गया है कि गॉड जो है वो वन है, एक ही गॉड है, और हमने उन्हें यहां पर हरिहर से रिप्रेजेंट किया। जैसे हरि विष्णु, हर हम महादेव के साथ, शिव के साथ हम हर वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो हरि हर, हरि विष्णु और हर शिव। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट हमें यहां पर मिलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदेव। त्रिदेव का कॉन्सेप्ट मतलब यहां पर त्रिदेव के कॉन्सेप्ट में एक नए गॉड, जो नए नहीं है बिल्कुल, ये पहले से चले आ रहे हैं, जिन्हें हमने प्रजापति कहा था, वो यहाँ पर ब्रह्मा हो गए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदेव, त्रिदेव का कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया। मतलब कि अब पहले हमने दो गॉड को ही एक बताया था, अब हमने तीसरे गॉड को भी उसमें एक ऐड कर दिया, और हमने कहा कि यही तीन गॉड जो हैं वही पूरी दुनिया को चलाते हैं। तो आपको पता ही है कि ब्रह्मा का क्या काम है, विष्णु का क्या काम है, और शिव का क्या काम है। ब्रह्मा जन्म देने वाले हैं, विष्णु पालन करने वाले हैं, और शिव जो है वो डिस्ट्रॉयर है, वो विनाश करने वाले हैं। तो मतलब इस कॉन्सेप्ट में यह बताया गया है कि एक ही है, सब एक ही है, गॉड एक ही है जिसके तीन अलग अलग रूप हैं। गॉड एक है जिसके तीन अलग अलग रूप हैं, और वही बनाते भी हैं, पालन भी करते हैं, और डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदेव, त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आ गया। इसके अलावा कुछ और नई चीजें ऐड हो रही हैं यहां पर, जैसे शक्ति वर्शिप। शक्ति मतलब ऐसा माना गया कि जो गॉड होते हैं उनको पावर कहां से मिलती है, जो गॉडेस होती हैं उनसे पावर उनको मिलती है। तो शक्ति की वर्शिप में जैसे हमने किसकी वर्शिप करी, लक्ष्मी की वर्शिप करी, हमने सरस्वती की वर्शिप करी, हमने पार्वती की, गॉडेस पार्वती की वर्शिप करी हमने। तो इस तरह से क्या हुआ, शक्ति वर्शिप, शक्ति की पूजा, ये भी चीज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जैसे हमने दुर्गा की वर्शिप करी, काली की वर्शिप करी। तो शक्ति वर्शिप। सन वर्शिप, सूर्य की पूजा के हमें एविडेंस यहाँ पर मिले हैं, सूर्य वर्शिप। इसके अलावा जो दो तीन और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लिख लेते हैं, जैसे कि डेमी गॉड्स। डेमी गॉड्स को हम कहते हैं उपदेवता या उपदेवियां। डेमी गॉड्स मतलब ये सब तो मेन गॉड हो गए, इसके अलावा डेमी गॉड्स जैसे क्या, यक्ष, यक्षिनी, नाग, गंधर्व, अप्सरा, एक्सेट्रा, इन्हें हम कहते हैं डेमी गॉड्स। यक्ष उपदेवता, यक्ष, यक्षिनी, यक्ष, यक्षिनी, नाग, गंधर्व, अप्सरा, एक्सेट्रा इत्यादि। उपदेवता या उपदेवियां, डेमी गॉड्स या डेमी गॉडेस। अब एक और चीज जो यहां पर ऐड हो रही है, देखो
अब क्या है कि जो ये डेमी गॉड्स हैं उनकी पहले सेपरेट वर्शिप होती थी, मतलब गुप्त काल से पहले इनकी अलग से पूजा होती थी। मतलब अलग के कुछ अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, कोई नाग की पूजा कर रहा है, कोई यक्ष यक्षिणी की पूजा कर रहा है। जैसे आपने मौर्यन एज में देखा था, यक्ष और यक्षिणी की सेपरेट मूर्तियां बनाई जा रही है, मतलब उनकी अलग से पूजा होती थी। लेकिन अब यहां पर क्या हो गए कि वो डेमी गॉड्स में कन्वर्ट हो गए, उपदेवता बन गए। पहले वो इंडिपेंडेंट गॉड होते थे, मतलब कुछ समुदाय के लोग इन सब की, जब कुछ समुदाय कहीं पर एक जगह पर रहने वाले लोग हैं नाग की पूजा करते थे, तो वहां पर क्या होंगे, नाग क्या होंगे, मेन गॉड हो जाएंगे उन लोगों के लिए। कहीं पर लोग यक्ष और यक्षिणी की पूजा करते थे, कहीं पर लोग गंधर्व की पूजा करते थे, अप्सराओं की पूजा करते थे। तो उस उन कम्युनिटीज के लिए वो जो गॉड थे वो क्या थे, इंडिपेंडेंट गॉड थे। लेकिन गुप्ता काल में जब ये तीन गॉड इंपोर्टेंट हो गए, ब्रह्मा विष्णु एंड शिव, तो क्या हुआ, ये सब जो छोटे छोटे गॉड्स हैं जो इंडिपेंडेंट थे कभी, वो अब डेमी गॉड्स में कन्वर्ट हो गए, है ना, डेमी गॉड्स। जैसे कि आप इसमें ये भी लिख सकते हो गंगा यमुना, है ना, उनकी भी मूर्तियां आप देखोगे क्या होगा, जैसे कि ये जो डेमी गॉड्स होंगे उनकी मूर्तियां कहाँ बनाई जाएंगी, गेट पे बनाई जाएंगी। इनको सजाने का काम, सजाने डेकोरेशन में इनका यूज किया जाएगा। जैसे मंदिर होंगे, मंदिर में ये तीन गॉड हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु और शिव। और वॉल को सजाने के लिए या गेट के लिए ये सब डेमी गॉड्स का इस्तेमाल। तो ये सब क्या हो गए, डेमी गॉड्स हो गए, जो पहले इंडिपेंडेंट गॉड्स थे, स्वतंत्र थे। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। नेक्स्ट वन, हम यहां पर एक नई चीज ऐड करेंगे, वो होगा हमारा तंत्र, तंत्रिज्म, है ना, तंत्र पूजा, तंत्र पद्धति, तो काला जादू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीजें भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। तंत्रवाद, तंत्रिज्म, ये चीज भी यहां पर इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन ध्यान रखना है, इसका जो होगा, ये जो तंत्र होगा, इसका इंपोर्टेंस लेटर गुप्ता एज में बहुत ज्यादा हो जाएगा, गुप्तोत्तर काल में अभी थोड़ा कम है, अभी स्टार्टिंग फेज में है। इसके अलावा आप भारत में अगर बात करते हो तो ये तो हमारा आ गया वैदिक, है ना, ये हमारा आ गया वैदिक। अब वैदिक के अलावा बुद्धिज्म भी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बुद्धिज्म को भी फॉलो करने वाले हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग जैन धर्म को भी फॉलो करने वाले हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोगों ने जैन धर्म को डिस्कस किया था तो हमने वहां पर देखा था कि जैन धर्म में कुछ कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें से हमारे पास दो कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक को हमने देखा था कि एक हुई है या नहीं हुई है, वो हमारे लिए डिस्प्यूटेड है। तो आप अगर गुप्ता काल की बात अगर आप करते हो तो गुप्त काल में से रिलेटेड दो कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मथुरा वाला और दूसरा वल्लभी वाला। मथुरा 313 एंड वल्लभी 453। इसका मतलब ये है कि ये पीरियड जैन धर्म वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा सही है, क्योंकि जैन धर्म में दो कॉन्फ्रेंस का होना, दो संगीति का होना, यह रिप्रेजेंट करता है कि जैन धर्म का इंपोर्टेंस है अभी। गुप्त काल की अगर टाइमिंग की बात करो तो यही टाइमिंग है हमारी 300 से लेकर 500 के बीच में, लगभग लगभग 600 के बीच में। तो इस टाइम में जैन धर्म की दो कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक 313 में मथुरा और 453 में वल्लभी। वल्लभी गुजरात में है हमारा। तो इसका मतलब है कि जैन धर्म जो है, जैनिज्म है हमारा, अभी ठीक ठाक कंडीशन में है, अभी उसका पूरी तरह से डिक्लाइन नहीं हुआ है। तो बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का देखो, अब बुद्धिज्म की अगर हम बात करते हैं तो कनिष्क के पीरियड के बाद, कनिष्क के पीरियड के बाद बुद्धिज्म के बारे में हमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। कनिष्क के पीरियड के बाद ना ही कोई बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। थोड़ी सी हमें मिलेगी कनिष्क के बाद, आगे थोड़े से समय के बाद हमें मिलेगा लेटर गुप्ता एज में, एक दो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी इसके बारे में। लेकिन जैन धर्म की दो कॉन्फ्रेंस इसी पीरियड में हुई है, इसका मतलब जैन धर्म का स्टेटस ठीक है। ये था हमारा गुप्त काल का रिलीजन।
सबसे पहले हमने गुप्त काल के रिलीजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, विशेषताएं देखी थी कि गुप्त काल के धर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसमें कुछ चीजों को हमने ऐड किया था। फिर हमने यहाँ पर बात करी थी वैष्णविज्म की। वैष्णव धर्म में कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इनकारनेशन वाली इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर जगह से नहीं मिल पाती है, वो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। बाकी छोटी छोटी जो हर जगह मिल जाती है, वो मुझे भरोसा होता है कि आप पढ़ लोगे उसे। शैविज्म के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ पर शैव धर्म में क्या था। हमने यहाँ पर हरिहर का कॉन्सेप्ट किया, हमने यहाँ पर त्रिदेव का कॉन्सेप्ट किया। इसके अलावा हमारा शक्ति वर्शिप, सन वर्शिप, तंत्रिज्म, तंत्रवाद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है गुप्त काल का लिटरेचर, गुप्त काल का साहित्य, गुप्त काल का लिटरेचर। देखो, अब लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे ये रिवाइवल है वैदिक रिलीजन का, और वैदिक रिलीजन में संस्कृत इंपॉर्टेंट, इसलिए जो मोस्ट ऑफ द बुक है वो संस्कृत भाषा में लिखी जाएंगी। अधिकांश पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी जाएंगी। लेकिन कालिदास एक अलग ही तरह के प्राणी है। कालिदास की जो बुक्स होंगी, उन बुक्स में एक अलग ही सिस्टम देखने को मिलेगा। जैसे जो हायर क्लास के लोग होते हैं वो संस्कृत लैंग्वेज यूज करते हैं, और जो लोअर क्लास के लोग होते हैं और जो वुमेन होती हैं वो प्राकृत लैंग्वेज यूज करते हैं। अपर क्लासेस संस्कृत, लोअर क्लासेस एंड वुमेन प्राकृत। मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार इसको पढ़ के। मैं सोचता हूँ कि अगर कालिदास ने कोई प्ले लिखा है ना, तो प्ले को अगर हम इमेजिन करते हैं, तो इमेजिन करते हैं अगर हम प्ले को, तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं, तो एक संस्कृत बोलेगा और दूसरा अगर मान लो प्राकृत बोलेगा, तो इसका मतलब है बीच में ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ट्रांसलेटर रखने का कॉन्सेप्ट गुप्त काल में ही स्टार्ट हुआ है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था एक दिन बैठा बैठा ऐसा, कि आपने देखा होगा दो जगह के जो लोग मिलते हैं, दो देश के, जैसे रसिया और भारत के अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इस तरह से मिलते हैं, तो यहाँ वाले हिंदी में बोलेंगे, वहां वाले रसियन में बोलेंगे, और बीच में दो ट्रांसलेटर्स होंगे। जो भी है, मुझे नहीं पता कि वास्तव में ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता होगा कि एक ही बुक में। तो वो खैर कालिदास की इमेजिनेशन थी जो उन्होंने ऐसा किया था। तो मतलब कि मोस्ट ऑफ द बुक जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, कुछ प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखी गई है। कालिदास की जो बुक्स हैं उनमें अपर क्लास के जो लोग हैं वो संस्कृत लैंग्वेज यूज करते हैं, एंड लोअर क्लास एंड वुमेन, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है कि लोअर क्लास और वुमेन है वो प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पीरियड के लिटरेचर की, वो ये है कि इसी पीरियड में हमने रामायण और महाभारत को कंपाइल किया। रामायण और महाभारत का संकलन इसी काल में हुआ। इसी काल में हमने 18 पुराण लिखे, पुरानाज, 18 पुरानाज। मान सकता हूं मैं इस बात को, हो सकता है। तो हमने 18 पुराण लिखे इसी पीरियड में, पुरानाज। इसके अलावा एक अलग तरह की जो बुक होती है उसे हम कहते हैं स्मृति, SMRITI, स्मृति। हमने कई सारी स्मृति, स्मृति जो होती है वो अब धर्म की रिलेटेड ही बुक्स होती है, बस आप समझ लो रिलीजियस बुक्स ही होती है स्मृति। पहली जो हमारी स्मृति थी वो थी हमने बहुत पहले मनुस्मृति की बात करी है, लेटर मॉडर्न एज में। तो हमने यहाँ पर स्मृतिज लिखे, तो रामायण महाभारत को हमने कंपाइल किया है, हमने पुरानाज लिखे, हमने स्मृतियां, कई सारी स्मृति हमने यहाँ पर लिखी है।
इसके अलावा भी कई सारी बुक्स हैं जो यहाँ पर लिखी गई। अब उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है कालिदास। कालिदास के बारे में कहानी आपको पता ही है, थोड़ी बहुत कहानी, छोटी सी स्टोरी थी कालिदास के बारे में कि कालिदास एक वुमेन होती थी जो बहुत एजुकेटेड होती थी, तो उन्होंने कहा कि जो उन्हें शास्त्रार्थ में हराएगा उसी से वो शादी करेंगे। कोई प्रिंसेस होती थी, कई सारे लोग गए, हार गए, नहीं कर पाए। सारे कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने मिलकर एक व्यक्ति को ढूंढा जो बहुत मूर्ख था, तो उन्हें ये व्यक्ति नजर आया, कालिदास। पहले कालिदास नाम नहीं था इनका। तो ये छोटी सी कहानी है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, तो बाद में वो बहुत ज्ञान उन्हें मिला। एक्चुअली वो माना जाता है ना, उसी से कॉन्सेप्ट एक बनता है यहाँ पर। एक यहाँ गॉडेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, गॉडेस काली। कालिदास बेचारे की शादी उन्होंने कर ली उस लेडी के साथ किसी भी तरह से, और उस लेडी को शादी के बाद पता चला कि ये तो बहुत मूर्ख है, तो उन्होंने उन्हें, है ना, ऐसे, तो वो चले गए मंदिर में और फिर वहां पर उन्होंने गॉडेस काली की वर्शिप करती है। यहाँ से गॉडेस, ये बहुत, ये छोटी छोटी स्टोरी जो होती है हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर गॉडेस काली, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर शक्ति वर्शिप का कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है, और हमने गॉडेस की वर्शिप करी है, जैसे गॉडेस दुर्गा एंड गॉडेस काली, तो इसी वजह से उनका नाम हो गया था कालिदास। तो कालिदास ने कई सारी बुक्स लिखी है, जैसे हमने कुछ बुक्स पढ़ी भी है, हमने लिखा भी है पहले से। जैसे कि पहली बुक जो हमने पढ़ी थी वो थी मालविकाग्नि मित्रम, हमने पहले भी पढ़ा था, आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कालिदास की बुक मालविकाग्नि मित्रम, जो सुंग डायनेस्टी से रिलेटेड है। सुंग डायनेस्टी का एक राजा था अग्निमित्र, और जो एक्ट्रेस है वो है मालविका। तो अग्निमित्र और मालविका की स्टोरी है मालविकाग्नि मित्रम, ये मैंने पहले भी आपको लिखवाया हुआ है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बुक है कालिदास की वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होगा जरूर। अभिज्ञान, ABHIGYAN, अभिज्ञान, ABHIGYAN, अभिज्ञान शाकुंतलम, SHAKUNTALAM, अभिज्ञान शाकुंतलम, ABHIGYAN, अभिज्ञान, SHAKUNTALAM, अभिज्ञान शाकुंतलम। इस अभिज्ञान शाकुंतलम में आपको पता है कि विश्वामित्र और मेनका की कहानी के आगे से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। विश्वामित्र और मेनका की जो डॉटर थी उनका नाम था शकुंतला, और शकुंतला जंगल में रहती है, और उस समय भारत के राजा थे दुष्यंत। दुष्यंत और शकुंतला की मैरिड होती है। तो ये दुष्यंत और शकुंतला की स्टोरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये एक ऐसी बुक है जिसका 100 भाषाओं में, 100 लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है। मोर देन 100 लैंग्वेजेस, 100 से अधिक भाषाओं में इसे ट्रांसलेट किया गया है। और पहले पर्सन जिन्होंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उनका नाम है चार्ल्स विल्किंस, WILKINS, चार्ल्स विल्किंस। तो चार्ल्स विल्किंस वो पर्सन है जिन्होंने इसे पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। मोर देन 100 लैंग्वेजेस में इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट वन जो बुक है हमारी उसे हम कहते हैं कुमार संभव, KUMAR, कुमार संभव, SAMBHAV, कुमार संभव। इसमें शिव और पार्वती, ध्यान रखना है, शिव और पार्वती जो गॉडेस हैं, गॉड और गॉडेस हैं, उनकी स्टोरी है इसमें, और कार्तिकेय के बर्थ की स्टोरी है, जन्म की स्टोरी है। कार्तिकेय के जन्म की कहानी है, शिव और पार्वती की मैरिज, कार्तिकेय का जन्म,
ये बुक हमें सती सिस्टम का लिटरेरी एविडेंस भी प्रोवाइड करता है ना। इस बुक में हमें सती प्रथा के बारे में भी जानकारी मिलती है, सती सिस्टम। ध्यान रखना है हमें, एक दो चीजें ध्यान रखनी है कि सती सिस्टम का ये साहित्यिक साक्ष्य है, लिटरेरी एविडेंस, और इसी काल में हमें सती प्रथा का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है। वो है 510 का एरन इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त। भानुगुप्त, BHANUGUPTA, भानुगुप्त एक गुप्त वंश के राजा थे। गुप्त वंश के एक राजा थे भानुगुप्त, BHANUGUPTA। भानुगुप्त गुप्त वंश के एक राजा थे। उन्हीं का एक अभिलेख है जिसे हम कहते हैं एरन, AERON, एरन इंस्क्रिप्शन, एरन अभिलेख, जो 510 AD का है, 510 ईस्वी सन का है। इसी बुक से हमें सती प्रथा का फर्स्ट पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ सती सिस्टम। और कालिदास की ये बुक, क्या है मैसेज, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स में कुछ डिफरेंस होते हैं, जो हमने बहुत पहले ही डिस्कस किया था। लिटरेरी सोर्स, अगर हम किसी प्लेट पे, जैसे मिट्टी पे, हम कॉपर प्लेट पे, इन सब जगहों पे अगर हम उसे लिखते हैं जिसे आसानी से मिटाया ना जा सके, ऐसे इंस्क्रिप्शन को हम आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन में रखते हैं। तो जो भानुगुप्त का एरन इंस्क्रिप्शन है, इसे हम लिटरेरी एविडेंस में ना रख के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में रखते हैं। तो ये भानुगुप्त का जो एरन इंस्क्रिप्शन है वो एक आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन है। और कालिदास की बुक से भी हमें सती सिस्टम के बारे में एविडेंस मिलती है। एक चीज और ध्यान रखना है, आप ऐड कर लेना, मैं बताने भूल गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम से हमें पर्दा सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। पर्दा सिस्टम, पर्दा सिस्टम, भारत में पर्दा सिस्टम के बारे में जो हमें एविडेंस मिलता है वो अभिज्ञान शाकुंतलम से भी मिलता है। नेक्स्ट जो बुक है हमारी कालिदास की, वो है रघुवंश। रघुवंश, RAGHUVANSHA, रघुवंश। इसमें राम, भगवान राम जो है, गॉड जो राम है, उनकी स्टोरी है। विष्णु है, उनकी स्टोरी है। नेक्स्ट वन जो बुक है वो है मेघदूत, MEGHDOOT, मेघदूत। मेघदूत। नेक्स्ट वन जो बुक है उसका नाम है ऋतु संहार, RITUSAMHAR, ऋतु संहार। मतलब पहली बुक है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत और ऋतु संहार। ये कालिदास की कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे इस समय के जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी कुछ बुक्स लिखी है, तो उनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। जैसे एक हमारी बुक है, हमने अभी अभी थोड़े समय पहले डिस्कस किया था, मृच्छकटिकम, जिसमें वो चारुदत्त है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम बुक के राइटर का नाम है शूद्रक, SHUDRAKA, शूद्रक, शूद्रक।
SHUDRAKA, शूद्रक, मृच्छकटकम। इसमें वही स्टोरी है हमारे, एक ब्राह्मण है जिनका नाम है चारुदत्त, जो सार्थवाह है, उनकी ही स्टोरी है इसमें, मृच्छकटिकम। नेक्स्ट जो हमारे पास दो बुक है इंपोर्टेंट, जिसके राइटर हैं विशाख दत्त। हम लोगों ने पहले भी इनका नाम कई बार डिस्कस किया है, कई बार मौर्यन एज में भी हमने इनका नाम डिस्कस किया था। विशाख, VISHAKHDUTTA। विशाख दत्त एक पर्सन है, VISHAKHDUTTA, विशाख दत्त। इनकी दो बुक है इंपोर्टेंट, ध्यान रखना है। एक मुद्रा राक्षस, जिनके बारे में हमने मौर्य काल में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने से पहले की जो स्टोरी है वो हमें एक बुक से मिलती है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने से पहले, बिफोर हिज कोरोनेशन, मुद्रा राक्षस। और दूसरी बुक जो है उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। हम लोग जब गुप्ता डायनेस्टी को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था, समुद्रगुप्त के बाद जो नेक्स्ट पर्सन किंग बनते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड, उनका नाम देवगुप्त भी होता था। तो ये उनकी स्टोरी है जिसे हम कहते हैं देवी चंद्रगुप्तम। तो ये विशाख दत्त है जिनकी ये बुक है बहुत इंपॉर्टेंट, देवी चंद्रगुप्तम। एक बुक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे जिसे हम कहते हैं पंचतंत्र। हाँ जी, मुद्रा राक्षस के बाद जो नेक्स्ट बुक है उसे हम कहते हैं देवी चंद्रगुप्तम। दो बुक लिखी है विशाख दत्त ने, मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम। एक बुक है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़ा भी होगा, पंचतंत्र। पंचतंत्र के जो लेखक हैं उनका नाम आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। एक बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पीरियड की, जिसका नाम आपने सुना भी होगा कई बार, कामसूत्रा, KAMSUTRA। इसके लेखक का नाम, राइटर का नाम है वात्स्यायन, VATSAYAYAN, VATSAYAYAN, वात्स्यायन। वात्स्यायन की ये बुक है जिसका नाम है हमारा कामसूत्रा। एक बुक हम लोगों ने पहले पढ़ी ही है, अमरकोश। अमरकोश के जो राइटर हैं उनका नाम है अमर सिंह। एक दो और बुक है जिसका नाम हम लिख लेते हैं, जैसे एक लिखते हैं किरीट, KIRITJURNIYAM, किरीट, KIRITAJURNIYAM, किरीट जुर्नियम। इसके राइटर हैं भैरवी। मैं इस बुक के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, भैरवी, BHAIRAVI। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में कि महाभारत का एक कैरेक्टर है अर्जुन। अर्जुन एक बार तपस्या कर रहा होता है, तो वो तपस्या में जो गॉड शिव है उनकी तपस्या कर रहा होता है। तो अचानक अर्जुन के ऊपर किसी जानवर ने अटैक किया, तो वहां पर शिव आए और शिव और अर्जुन के बीच में, गॉड शिव और अर्जुन के बीच में कुछ बातचीत हुई है। उसी बातचीत के बारे में इस बुक में लिखा गया है। इस बुक को हम कहते हैं क्रीत जुर्नियम, और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है भैरवी। एक और बुक बहुत इंपॉर्टेंट है
जिसे हम लिख लेते हैं, वो है शिशुपाल वध। शिशुपाल, SHISHUPAL, शिशुपाल वध, VEDH। इसके राइटर हैं माघ, MAGH, माघ। माघ, इसमें कहानी आपको पता ही है। इसमें क्या है हमारा कि कृष्ण और शिशुपाल, कृष्ण ने जो शिशुपाल को मारा था, महाभारत का है ये, कृष्ण ने शिशुपाल को मारा था, वो स्टोरी इस बुक में है, जो हम कहते हैं शिशुपाल वध। एक और बुक है हमारी इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं रावण वध। रावण वध, रावण वध के जो लेखक हैं, राइटर हैं, उनका नाम है भट्टी, BHATTI, भट्टी। तो ये कुछ छोटी छोटी बुक्स थी जो इस पीरियड में लिखी गई थी। कुछ बुक्स अभी यहाँ पर मैंने छोड़ी है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुक है। इस काल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ है, तो हम अलग से वो टॉपिक यूपीएससी ने अलग से ही ऐड किया है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन गुप्ता एज। तो उसे हम अलग से ही एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ बुक्स भी इंपॉर्टेंट होगी, उसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, उनसे रिलेटेड कुछ स्टोरीज और उनके जो राइटर थे उनके बारे में हमने पढ़ा, गुप्त काल के लिटरेचर से रिलेटेड। तो गुप्त काल बहुत रिच पीरियड रहा है, क्योंकि वहां पर मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हुए हैं, मतलब बहुमुखी विकास, अलग अलग क्षेत्रों में विकास हुए हैं। देखो इतनी सारी बुक्स लिखी गई है। एक शांति का पीरियड रहा है, लगभग लगभग 500, 300, 400, 500 सालों तक का पीरियड, जिसमें ये सारे डेवलपमेंट हुए हैं। नेक्स्ट वन है हमारा आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, या आर्ट एंड आर्किटेक्चर कर लो आप यहाँ। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला। टाइम हमारे पास थोड़ा सा ही बचा हुआ है, थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट डे एक दिन की और क्लास होगी, जिसमें ये गुप्त काल हमारा खत्म हो जाएगा। एक दिन की क्लास, फिर हमारे पास एक टॉपिक होगा हर्षवर्धन का टॉपिक, मतलब 4-5 क्लास में हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, 4 to 5 क्लासेस। तो हमारा जो ये टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं आर्ट एंड कला और वास्तुकला। अच्छा, कल से ऑफलाइन क्लास है, ओके। तो आर्ट, कला की बात करते हैं, तो कलाओं में कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे अलग से हमारा एक टॉपिक ही अलग से मैं बोलूंगा सर को कि एक टॉपिक और ऐड कर दिया जाए इसमें, जो बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है, वो है कला का टॉपिक, मतलब आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक। तो मैं कहता हूँ उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम वो अलग से पढ़ना है हमें, कला के बारे में। तो यहाँ पर हम कला में जो हमारी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने चीजें बनाई है, उसे हम कहते हैं अजंता, है ना, अजंता, एलोरा, बाघ एंड एलिफेंट।